गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलो आज हम लोग शुरू करते हैं ब्रिज कोर्सेज का 4th लेक्चर। ओके, और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में। ओके, तो चलो हम लोग हेडिंग बनाते हैं आयंस। आयंस ओके, आयंस क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। ओके, इट इज़ एन एटम। इट इज़ एन एटम और मॉलिक्यूल। It is an atom or molecule having positive or negative charge on it। ओके, आप कोई सा भी एटम ले लो या फिर क्या ले लो आप मॉलिक्यूल, जिसके ऊपर क्या हो या तो पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। इसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चार्ज्ड स्पीसीज। ओके, चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड आयंस। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं इसको। चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, आयंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बनता कैसे है, थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इट फॉर्म्स मतलब आयन कब बनता है, इट फॉर्म्स व्हेन एन एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस करता है या फिर गेन करता है। ओके, कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लॉस करे या फिर गेन करे, तभी क्या बनेगा, हमारा आयंस का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। when an atom loss electrons it forms cations। क्या बनाता है वो, cations बनाता है। और cations किसको कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, कैटायंस कहते हैं। इधर देखो, इधर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बोलो या फिर कैटायंस बोलो, दोनों बात बराबर है। तो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस बनाते हैं और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायंस कहते हैं। तो जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। एग्जाम्पल आपको पता है क्या क्या होगा, सोडियम Na+, उसके बाद Mg+2, ओके, Al+3, उसके बाद क्या ले सकते हैं आप, Ca+2, ये सब तो आप जानते होंगे। तो ये सारे क्या है हमारे पास, कैटायंस है। एग्जाम्पल ऑफ किसका, ये कैटायंस, एग्जाम्पल ऑफ कैटायंस। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कैटायंस बनाता कौन है, जनरली मेटल्स फॉर्म कैटायंस। कैटायंस कौन बनाता है, जितने भी मेटल्स होते हैं। और हम लोगों ने पढ़ रखा है मेटल क्या होता है। ओके, तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या बनाता है, जनरली कैटायंस बनाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स negatively charged ions called anions। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनायंस कहते हैं। क्लियर है। देखो, जब कोई एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तब वो क्या बनाता है, निगेटिवली चार्ज्ड आयंस बनाता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। क्लियर हो चुका है। चलो इसकी एग्जांपल्स बात कर लेते हैं। क्या होगा यहाँ पर, Cl-, Br-, ओके, F-, I-, ये समझ रहे हो ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन के लिए I लिखते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ले लो O-2, क्लियर है, S-2, N-3। तो ये सारे क्या है प्यारे बच्चों, ये सब हमारा क्या हो गया, एनायंस कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जनरली non-metals forms
फॉर्म्स एनायंस। एनायंस कौन बनाता है जनरली? नॉन मेटल्स बनाता है। नॉन मेटल का टेंडेंसी क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ना, और जो मेटल्स होते हैं उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और इसीलिए वो कैटायंस बनाता है और नॉन मेटल्स एनायंस बनाता है। क्लियर हो चुका है मेरी बात? कोई बात दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब कुछ स्पीसीज होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो मॉलिक्यूल के ऊपर भी क्या होते हैं? चार्ज होते हैं, जैसे SO4-2। ठीक है, ये क्या हमारे पास? एनायंस है। ये क्या हमारे पास? एनायंस है ये सारे। ठीक है, उसके बाद ले लो, जैसे आपने क्या ले लिया? CO3-2, तो ये भी क्या है हमारे पास? एनायंस है। OH-, ये भी क्या है? एनायंस है। HSO4, ठीक है, ये ले सकते हो माइनस, ये भी क्या है? एनायंस है। HCO3-, ये भी क्या है? ये सारे क्या है हमारे पास? एनायंस हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म में रहता है, और ये भी क्या करता है? अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो किस फॉर्म में रहता है? वो एनायंस के फॉर्म में रहता है। तो मॉलिक्यूल्स भी हमारा क्या होता है? एनायंस और कैटायंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे आपने क्या ले लिया? NH4+, ये क्या हमारे पास? कैटायंस है। ये क्या है? कैटायंस, जिसको अमोनियम आयन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? अमोनियम आयन कहते हैं। अमोनियम आयन कहते हैं। क्लियर है? तो ये कैटायंस के एग्जांपल्स हो गए जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, और ये एनायंस के एग्जांपल्स हो गए जो किस फॉर्म में होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों रेडिकल्स की। किसकी बात कर लेते हैं? रेडिकल्स। रेडिकल्स की बात कर लेते हैं। तो रेडिकल्स क्या होता है? चलो, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे? डिफाइन कर लेंगे रेडिकल्स को, और उसके बाद फिर इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे। इट इज ऑल्सो, लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज ऑल्सो एन एटम और मॉलिक्यूल। ये भी क्या हो सकता है हमारा? एटम हो सकता है और मॉलिक्यूल हो सकता है। विच हैव वन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन हो? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन हो। अच्छा, अब देखो, अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। जब किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब कैसा होगा? वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ हम डॉट से दिखाते हैं उसको। किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये क्या हो गया? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं। अगर किसी भी एटम और मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिख जाए, बस इतना समझो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं। और ये होता क्या है? रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव होते हैं। वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों? रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव, बिकॉज, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, बिकॉज दे कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन और लॉस वन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये रिएक्टिव क्यों है प्यारे बच्चों? क्योंकि दे आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज, रीजन क्या है? दे कैन एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन और लॉस वन इलेक्ट्रॉन। उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको पेयर करना है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल होता है। जब वो पेयरिंग में आ जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये तो या लॉस कर दे या कहीं से एक और इलेक्ट्रॉन और ले ले, बॉन्ड बना ले। तो अगर वो बॉन्ड बना लेता है, तो कोई भी बॉन्ड बनता है ना, तो वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होता है प्यारे बच्चों। बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलरेडी इसके पास मान लो 1 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो 1 इलेक्ट्रॉन और लेके क्या बना लेगा? वो बॉन्ड में चला जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, या फिर वो इसे क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है। ये क्या कर सकता है? लॉस कर सकता है, तो फिर वो स्टेबल हो जाएगा। तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन को लॉस भी कर सकता है। क्लियर हुआ? इसीलिए वो क्या करने की टेंडेंसी रखता है? वो फटाफट लॉस करने की टेंडेंसी रखता है या फटाफट एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और इस कंडीशन की वजह से वो क्या हो जाता है? हाईली रिएक्टिव हो जाता है। क्लियर हो गया? तो रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं रेडिकल्स की। जैसे मान लो CH3 और इसके ऊपर एक क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब ये बना कैसे होगा? कैसे बना होगा? मान लो आपको पता है ना, कार्बन कितना बॉन्ड पूरा करता है? 4 बॉन्ड पूरा करता है। 4 बॉन्ड क्या कर लिया? पूरा कर लिया। यहाँ देखो, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बन 4 बॉन्ड पूरा कर लिया। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन है। क्लियर हो चुका है? क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत नहीं है?
तो यहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 बॉन्ड हो गए। अब कार्बन यहाँ पर 4 बॉन्ड पूरा किया तो कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक बॉन्ड में अभी मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब सपोज दैट कि यहाँ पर कोई स्पीसीज था जो क्या हुआ, वो बीच में से वो बॉन्ड टूट गया, बीच में से वो बॉन्ड टूट गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। होमोलाइटिक फिजन कहते हैं, होमोलाइटिक फिजन कहते हैं। फिजन मतलब होता है टूटना, और होमो मतलब होता है बराबर। तो मान लो बीच में से टूट गया, बराबर में से टूट गया, यहाँ से टूट गया, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन का एक रेडिकल बना लेगा। हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला, और कार्बन के ऊपर क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन आके रह गया कार्बन के ऊपर। तो कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन रह गया नहीं, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, है ना। और देखो 3 हाइड्रोजन ऑलरेडी है, 1 2 3, तो क्या बन गया CH3, और एक इलेक्ट्रॉन इसके फ्री में बचे हुए ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसी तरह से वो क्या बनता है, रेडिकल्स बनते हैं। कब बनते हैं, जब होमोलाइटिक फिजन होगा। कब होगा, होमोलाइटिक फिजन। होमोलाइटिक फिजन मतलब होता है इक्वल पार्ट में ब्रेक कर जाना, इक्वल पार्ट में ब्रेक कर जाना। अब एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन ये जिसका था वो लेके चला गया, और एक इलेक्ट्रॉन ये जिसका था वो लेके चला गया, तो उसी को कहते हैं होमोलाइटिक। लाइटिक मतलब होता है टूटना, होमो मतलब होता है बराबर। ओके, होमो मीन्स इक्वल और लाइटिक मीन्स ब्रेक करना। तो इक्वल पार्ट में ब्रेक करना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलाइटिक कहते हैं। जैसे मान लो आपने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। ध्यान से देखो इधर, यहाँ पर एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन, और यहाँ पर क्या होगा, एक बॉन्ड होगा इसके बीच में। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी तो मैंने बताया था एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका होमोलाइटिक फिजन करना है। क्या करना है, होमोलाइटिक फिजन। तो ये क्या होगा, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ये क्या बना लेगा, Cl के पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और इस Cl पे भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, ये जो दोनों बना, ये जो दोनों बना, ये Cl डॉट और ये Cl डॉट, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स या रेडिकल्स कह सकते हैं। आ रही समझ में, रेडिकल मतलब एक ऐसा स्पीसीज या मॉलिक्यूल। अच्छा ये देखो, ये एटम था और ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, है ना। CH3 मॉलिक्यूल है। तो अगर एक एटम और मॉलिक्यूल्स के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इधर देखो ध्यान से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। और तभी क्या बनता है, हमारा फ्री रेडिकल्स बन जाता है। समझ में आ गई मेरी बात। तो इसी तरह से इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल की बात कर ले तो क्या ले सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल CH3 डॉट, उसके बाद ले लो H डॉट, अभी तो मैंने बताया था H डॉट। उसके बाद Cl डॉट, देखो यहाँ पे करके मैंने दिखाया तुमको, Br डॉट। तो ये सब क्या होगा हमारे पास, ये क्या होंगे बोलो, फ्री रेडिकल्स है और रेडिकल्स के एग्जाम्पल्स होंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ध्यान दो इधर, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये फ्री रेडिकल्स हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों 11th में, तुम टेंशन मत लो, सब की बात करेंगे। बस अभी मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि होता क्या है, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए उसको क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल्स कहेंगे। क्लियर हो गया। और ये हाईली रिएक्टिव होता है। चलो इतनी बात समझ में आ गई, एग्जाम्पल समझ में आ गया कैसे बनता है, तो होमोलाइटिक फिजन से बनता है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आ जाओ मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, इट टेल्स अबाउट how many atoms are present how many atoms are present in a compound। एक कंपाउंड में कितना एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, द एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं।
एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। एग्जैक्ट केमिकल फॉर्मूला किसका, किसी भी कंपाउंड का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मान लो आपने क्या लिखा, C6H12O6, ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, ये केमिकल फॉर्मूला है, इट इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। किसका, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। और इसी को क्या कह देंगे, ये केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, और इसी को क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहेंगे। क्या कहेंगे इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला को ही हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला को क्या कहेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों। चलो अब हम लोग आगे तरफ मूव करते हैं। तो इसमें आपको ये भी देखा होगा कि कार्बन कितना है बच्चे, 6, हाइड्रोजन कितना है, 12, ऑक्सीजन कितना है, 6। तो ये आपको एटम के बारे में भी बताता है कि एक कंपाउंड में कितने एटम्स है, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम। तो ये क्या बताता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है इन अ केमिकल कंपाउंड। क्लियर हो चुका है। अब दूसरी बात आती है हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला। 11th में पढ़ने के लिए है ये सब, और यहाँ से IT मेंस मतलब कंपटीशन में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, इसकी बातें करते हैं हम लोग, एम्पेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द constituent atoms in that compound। किसी भी कंपाउंड में, क्या मैंने बताया, ध्यान दो, इधर देखो, इट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं, होल नंबर रेशियो में। ओके, फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन मतलब 1/2 या 0.5, 0.3 या 1/7, इस तरह से नहीं जाएगा वो। अरे समझ में। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा किसका, कंस्टिट्यूएंट एटम्स। कंस्टिट्यूएंट एटम मतलब जिससे वो कंपाउंड मिलके बना है, उस एटम का। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आप अच्छे से समझोगे। एग्जांपल में देखो, मुझे बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका, ग्लूकोज का, क्या होता है, C6H12O6। ये किसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। और यहीं पर मैं अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालूं, क्या निकालूं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मैं सीधा EF लिखता हूं, ध्यान देना इधर, EF एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर अगर कुछ नंबर कॉमन आ रहा है क्या, देखो तो 6 आ रहा है कॉमन, तो 6 बाहर निकाल लेते हैं, और क्या बन गया, C1H2O1। अरे इधर देखो, इधर 6 कॉमन आ गया ना, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, C6 हो जाएगा। तो 6 कॉमन आ गया। अब आपने क्या देखा कि ये जो नंबर निकला, इसी को हम लोग कहते हैं N। इसी को क्या कहते हैं, N कहते हैं, इसको N कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, ये होल नंबर रेशियो है। क्या, ये होल नंबर रेशियो। ओके, और इसी को किससे नोट किया हमने, N से नोट किया। अब मुझे बताओ कि अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ, C6H12O6 इक्वल टू N इंटू C1H2O1। इसको क्या क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है हमारा, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है हमारा N, और ये क्या है बोलो, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, F लिखेंगे ना यहाँ पर, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मुझे बताओ आपको क्या यहाँ से रेशियो मिल गया कि N इक्वल टू इस ये वाला जो वैल्यू है, इसको मैं इधर लेके आ जाऊँ तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा या नहीं होगा, मुझे बताओ। N इक्वल टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये मुझे समझाओ कि ये सर समझ में आ गया या नहीं आया आपको, ये मुझे समझाओ। आया समझ में आपको? अरे बच्चे ये मल्टीप्लाई में है, अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला को इधर लेके आ जाऊँ तो इसके डिवाइड में आ जाएगा ना वो। तो ये क्या था तुम्हारा, ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या है तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और नीचे क्या आ गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला।
कोई दिक्कत है बोलो, आ रही समझ में? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, या फिर n को क्या करो बाहर निकाल लो तो ये एम्पेरिकल फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, डिवाइड हो जाती है, दोनों बात बराबर है, सेम बात है। आ गई समझ में? तो आप अभी इतना ही याद रखना, इससे आगे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आप समझ में रखना। और इसी के बेसिस पे हम लोग जब 11th में अभी जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम लोग और फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बना लेते हैं एटॉमिक मास, इसकी बात कर लेते हैं, एटॉमिक मास की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। एटॉमिक मास क्या होता है, ध्यान दो। एटॉमिक मास होता है मास ऑफ, कैसे डिफाइन करेंगे, मास ऑफ वन एटम। अगर आप एक एटम की मास निकालते हो, आप एटम क्या होते हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है ना। एक एटम की मास जब आप निकालते हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। उसके बाद दिस मास मतलब मास ऑफ वन एटम, सुन रहे मेरी बात, मास ऑफ वन एटम। चलो मैं मेंशन ही कर देता हूँ यहाँ पर, आपको मेंशन ही कर देता हूँ। मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम इज expressed in AMU। AMU किसमें एक्सप्रेस करते हैं उसको, AMU में एक्सप्रेस करते हैं। एक एटम के मास को किसमें एक्सप्रेस करेंगे, AMU। AMU क्या होता है देखो, एटॉमिक मास यूनिट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ओके, एटॉमिक मास यूनिट इसका फुल फॉर्म हो गया। तो अब जब किसी भी एक एटम का मास आप निकालते हो, मास ऑफ वन एटम कैलकुलेट करते हो, तो उसको किसमें हम लोग उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। और उस मास को किसमें एक्सप्रेस करेंगे, AMU में। अरे बच्चे जब मान लो तुमने एक कोई भी किसका, मान लो चीनी का मास निकाला, आपने चावल का मास निकाल लिया, तो वो मास किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं। उसी तरह से अगर एटम का मास निकालो तो किस में लिखूँ, अगर एक एटम की मास निकाल रहे हैं तो AMU में लिखेंगे। मास को कोई चीज़ यूनिट लिखेंगे ना तो उसमें किस में लिखते हैं हम लोग, AMU में लिखते हैं। जैसे मास आपको निकालना है, चावल का मास निकालना तो कितना हो गया 5, आगे क्या लगाओगे यूनिट, केजी, 5 ग्राम, तो केजी ग्राम क्या हो गया, उसका यूनिट हो गया। उसी तरह से अगर एटम का मास निकालो तो उसका भी तो कुछ यूनिट रखेंगे ना, तो उसका यूनिट क्या रखते हैं हम लोग, AMU रखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, देखो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम का मास अगर निकालना है तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और आगे क्या लगा दोगे, ग्राम की AMU लगाएंगे। क्या लगाएंगे, AMU। क्यों, क्योंकि हमने एक ऑक्सीजन एटम का मास निकाला, तो क्या लिखेंगे हम लोग, AMU लिखेंगे। एकदम क्लियर हो गया। मान लो तुम्हें दे दिया, दूसरा एग्जाम्पल देखो, अगर तुम्हें दे दिया मास ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास बताओ कितना हो, तो क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का मास 1 होता है और 1 AMU। कोई दिक्कत है। सपोज दैट, तुम्हें एक और एग्जांपल लिख सकता हूँ, मास ऑफ वन सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास कितना होता है बताओ, 23। सोडियम का मास कितना होता है 23। आगे क्या लगाओगे, आगे यूनिट क्या लगाना है, ग्राम, केजी नहीं, AMU। क्या लगाएंगे, AMU। तो एक एटम का जब मास, किसी भी एटम का मास, कोई भी सोडियम, हाइड्रोजन, लिथियम, किसी का भी मास निकाल लो, अगर आप एक का मास निकाल रहे हो तो उसको किस में लिखेंगे, AMU में लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब एक ये आप रिलेशन याद रखना, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपको दे देगा न्यूमेरिकल्स में, और ये रिलेशन मैं आपको खुद बताऊँगा, ड्राइव के साथ बताऊँगा आपको 11th में। अभी देखो 1 AMU इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। अगर आपको AMU और ग्राम में रिलेशन फाइंड आउट करना, आपको दे देगा कि एक एटम का मास है इतना 16 AMU, तो उसका कितना ग्राम होगा वो, तो AMU से हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ग्राम में। और कभी ग्राम में आपको दिया हुआ है और AMU में कन्वर्ट करना है तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे। अभी आप रिलेशन याद रखना, 1 AMU बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, ध्यान दो इधर, नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास कि व्हेन मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स। अब ध्यान दो, अगर आपने एक एटम का मास निकाला तो उसको किस में लिखते थे, AMU में। और अब एक एटम नहीं है हमारे पास, इतने एटम्स हैं, 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स है, इसको क्या कहते थे, 1 मोल कहते थे, याद है आपको।
इसको 1 मोल भी कहते थे, और इसको क्या कहते थे, 1 मोल को अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन और कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतने क्या हो पार्टिकल, इतने एटम्स हो तो उसको किस में लिखते हैं, व्हेन मास ऑफ इतने एटम्स आर कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड, एक सेकेंड, कैलकुलेटेड, then that mass is expressed in ग्राम। किस में निकालेंगे हम लोग, ग्राम में निकालेंगे। क्या कहने का मतलब, जब आपके पास एक एटम हो तो एएमयू लगाएंगे। अरे सुनो, इधर सुनो, अगर एक एटम है तो उसको किस में लिखेंगे, एएमयू में लिखेंगे। और अगर आपके पास इतने एटम्स हो, इतने मतलब कितने, 1 मोल हो, या फिर अवोगाड्रो नंबर के बराबर हो, या Na हो, सब बात बराबर है। चारों बात याद रखना, ये नंबर इधर देखो, ये नंबर 1 मोल, अवोगाड्रो नंबर, ये चारों बात बराबर है, एक सेम बात को डिनोट करता है, ये सेम पॉइंट को डिनोट करता है। तो अगर आपके पास इतने एटम्स है तो उसको किस में लिखोगे, ग्राम में लिखोगे। मान लो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 ऑक्सीजन एटम। अब आपके पास कितने ऑक्सीजन एटम है, अरे सोचो सही, कितने ऑक्सीजन एटम है, इतने ऑक्सीजन एटम, तो उसका मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। और यहाँ आप एएमयू नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ग्राम। कुछ नहीं था, ये 16 वहाँ पर भी यूज होता था, वहाँ पर क्या होता था, 16 एएमयू, और यहाँ क्या होता था, ये किसका मास था, एक ऑक्सीजन एटम का, 1 ऑक्सीजन एटम। और ये कितने का मास है, Na ऑक्सीजन एटम का, मतलब अवोगाड्रो नंबर के बराबर। सिर्फ नंबर मैग्नीट्यूड वही रहेगा, 16 दोनों में देख रहे हो, 16, लेकिन यहाँ पर ग्राम और यहाँ पे एएमयू, सिर्फ यूनिट में चेंज आएगा। ध्यान दो, सिर्फ किस में यूनिट चेंज में आएगा, यूनिट में चेंज आएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मास ऑफ 1 मोल मतलब, अरे 1 मोल मतलब अभी तो बताया था बच्चे, कितना, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 एटम्स। ओके, 1 मोल किसका, कुछ दूसरा एटम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो 1 मोल सोडियम एटम ले लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, सोडियम एटम की। अब बताओ कितना होगा, सोडियम का मास कितना होता है, 23। और अब एएमयू नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 मोल आ गया, इतने आ गए ना, तो क्या लगाते हैं, ग्राम। ये 23 वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी है, सिर्फ यूनिट चेंज होता है, ठीक है। चलो इसको और एक्सप्रेस करते हैं अच्छे से। मान लो आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आपने क्या ले लिया, मान लो आपने ले लिया मैग्नीशियम ले लिया। क्या ले लिया, मैग्नीशियम। इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा 24। अरे मैग्नीशियम का मास कितना होगा, 12 होता है, 24 कर दो, ठीक है। अब ये 24 इसके 2 यूनिट्स में लगाएंगे, एक होगा 24 AMU और दूसरा होगा 24 ग्राम। आई समझ में। अच्छा, अगर आपने 24 AMU लगा दिया तो ये कितने का मास है, बोलो, मास ऑफ 1 मैग्नीशियम एटम। कितने एटम है यहाँ पर, एक मैग्नीशियम का एटम। और 24 ग्राम लगा दिया तो देखो AMU और ग्राम, बस यही डिफरेंस है। क्या लिखेंगे ये, मास ऑफ 1 मोल। किसका मास है ये, 1 मोल, मतलब कितना, 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23 मैग्नीशियम एटम। इतना मैग्नीशियम एटम का मास है ये। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया ना, आगे समझ में, चलो वेरी गुड। तो ये मेरे अकॉर्डिंग आपने समझ में आ गया होगा कि हम लोग ग्राम कब यूज करते हैं और AMU कब यूज करते हैं। तो ग्राम यूज करेंगे जब 1 मोल का मास हो, और AMU यूज करेंगे जब 1 का मास हो। तो जब आप 1 मोल का मास यूज करते हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं ग्राम, ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कर देते हैं, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। ग्राम एटॉमिक मास जब पूछेगा व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास, तो आप क्या लिखोगे, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। एटम एटॉमिक मास है ना, तो एटम की बात करते हैं। 1 मोल ऑफ एटम का मास जब कैलकुलेट करोगे तो उसको क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। क्लियर हो गया। और वो किस में एक्सप्रेस करेंगे, ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। किस में एक्सप्रेस करेंगे प्यारे बच्चों, ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। एकदम क्लियर है,
एकदम क्लियर है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की बात कर लेते हैं। वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जो पहले पढ़े, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था। अब हम लोग बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया, अब बात कर लेते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? इट इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। किसका मास है ये? वन मॉलिक्यूल का मास है, और उसी को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? इट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड बाय एडिंग द टोटल मास ऑफ ईच एटम। मतलब जितने भी एटम है उसका मास कैलकुलेट करके क्या करो? ऐड कर लो, तो आपको मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। सपोज दैट हमने क्या किया, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अभी हमने क्या ले लिया? H2SO4। ये तो मॉलिक्यूल है। अरे बच्चे ये एटम थोड़ी है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल। अब अगर इसका मास निकालो तो उसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे ना। तो चलो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितना है ये? 2 है। कितना हाइड्रोजन है? 2 है, तो इसको कर लिया। प्लस सल्फर का मास कितना होता है? 32। कितना है ये? एक ही है ना सल्फर, देखो 1 है ना सल्फर, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। प्लस सारे एटम के मास निकालेंगे और उसको जोड़ लेंगे। और ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 4। तो सब को जोड़ लो, कितना होगा बोलो? ये होगा 2 + 32 + 64 आएगा। और इसका कितना निकल जाएगा? ये 98। और इसको हम लोग किस में लिखते हैं? ये 98 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अब इसका यूनिट लिखेंगे ना, जिसको क्या लिखेंगे हम लोग? यू लिखते हैं। यहाँ पर AMU नहीं लिखते, आप AMU भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अच्छा क्या होता है? यू लिखना। यू क्या होता है? यू होता है यूनिफाइड मास। यू क्या होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को वहाँ पर क्या था हमारे पास? एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, सॉरी AMU था ना। क्या था हमारे पास? AMU था। याद करो, यहाँ पर मैंने आपको समझाया था AMU मतलब क्या होता है? AMU मतलब होता है, यहाँ पर देखो, एटॉमिक मास यूनिट। कहाँ गया? एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? U। तो U हम लोग किस में डिनोट करते हैं? यूनिफाइड मास में लिखते हैं, U। क्लियर हो गया? तो अगर आप मॉलिक्यूल का मास लिखते हो तो उसको किस में एक्सप्रेस करोगे? U में एक्सप्रेस करोगे, यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करोगे। एग्जाम्पल में और देख लो, यहाँ पर मान लो H2O, ये मॉलिक्यूल है, इसका मास कितना होगा? 1 × 2। एक सेकेंड, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1। कितना है ये? 2। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। कितना ऑक्सीजन है? 1। तो कितना हो गया बोलो? 2 + 16 और कितना हो गया? 18। और आगे क्या लगा देंगे? यू लगा देंगे। क्लियर हो गया? तो इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास हम लोग हर एटम का मास कैलकुलेट कर लो और उसमें उसको जोड़ दो, तो क्या करेंगे? उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल सकते हो। बहुत बच्चे वाली कहानी बच्चों। चलो अब हम लोग इसी के नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। ओके, अब देखो, व्हेन वी कैलकुलेट मास ऑफ 1 मोल। अब फिर उसी की बात कर रहे हैं। 1 मोल मतलब 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। 1 मोल मॉलिक्यूल। व्हेन वी कैलकुलेट mass of 1 mole molecule, then it is called क्या कहेंगे इसको? ग्राम। इधर देखो, इधर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। कब? जब आप 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हो। कितने का? 1 मोल मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हो, मतलब इतने मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट करते हो, तो उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। उसके बाद इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। उसी तरह से बिल्कुल वैसा ही है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इसको भी किस में एक्सप्रेस करेंगे हम लोग? ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल के थ्रू समझते प्यारे बच्चों। मास ऑफ 1 मोल। अब 1 मोल में कितना आता है बोलो? 1 मोल में कितना आता है? 6.023 × 10⁻23। उसके बाद H2O मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं हम लोग? H2O मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कौन सा मॉलिक्यूल?
H2O मॉलिक्यूल, आपको पता है ना, मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं ना, H2O मॉलिक्यूल। बताओ इसका मास कितना हो? बिल्कुल, इसका मास अभी तो निकाला था सर हमने, इसका मास कितना होता है? 18। अच्छा, अब 1 मोल का निकाल रहे हो तो सिर्फ क्या लगा देना यहाँ पर? ग्राम लगा देना। बिल्कुल वैसा ही है, सिर्फ ग्राम लगा देंगे बस। वहाँ पर यू आता था, अरे इधर देखो, अगर एक का मास कैलकुलेट किया, तो क्या लगाते थे? यू। और 1 मोल का मास कैलकुलेट किया तो क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे, बस इतना ही डिफरेंस। चलो एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 CO2 मॉलिक्यूल, इसका मास कितना होगा बोलो? इतने कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के बराबर CO2 का मॉलिक्यूल है, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बोलो? कार्बन का मास कितना होता है बच्चे? कार्बन का मास होता है 12। कितना मास होता है आपको पता है? कार्बन का मास हो गया 12, एक ही कार्बन है तो 1, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, और कितने हैं ये? 2 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना हो गया? 12 + 32, कितना हो जाएगा? 44। अब यूनिट क्या लगाओ, यू या ग्राम? अरे सुनो तो सही, यू या फिर ग्राम। अरे एक होता तो ना यू लगाते, अब तो ये इतने हैं ना, इधर देखो, ये इतने हैं ना हमारे पास, तो क्या लगा देंगे? ग्राम लगा देंगे। एकदम समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। मान लो आपके पास क्या ले लिया आपने? NaOH ले लिया, तो इसका मास बताओ कितना होगा? सोडियम का मास 23 प्लस एक ही है, सॉरी प्लस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना है ना यहाँ पर बच्चे, एक सेकेंड, इसको क्या करूँ? मल्टीप्लाई करूँ 1 से, तो हो गया ये, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 कितना है? 1 है, ये कर लिया। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1, और मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, कितना आएगा? ये आ जाएगा 23 + 16 + 1, कैलकुलेट करो कितना आएगा? ये 40 आएगा ना, कितना आएगा? ये 40 आएगा, 40 आ गया। अब मुझे बताओ, ये तो मास हमने कैलकुलेट कर लिया 40, अब इसके 2 यूनिट्स लगाना है मुझे। क्या लगाना है? क्योंकि ये मॉलिक्यूल है, क्या ये तुम्हारा मॉलिक्यूल, तो एक बनेगा 40U और दूसरा बनेगा 40 ग्राम, एम आई राइट? अगर ये 40U लिखा आपने, क्या लिखा? 40U, तो क्या होगा? ये जो मास है ये क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH। कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पर? 1 मॉलिक्यूल है, तो इसलिए 40U लिखा। और ये कितना मास है? मास ऑफ 1 मोल, इधर देखो, इधर 1 मोल मतलब कितना है ये बोलो? 6.023 इंटू 10⁻23 NaOH मॉलिक्यूल। कितना मॉलिक्यूल है यहाँ पर? 1 मोल मॉलिक्यूल है, उसका मास है ये। अंतर क्या था? यू का और ये फिर ग्राम का। आप तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। चलो अभी यहाँ तक रखते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से रिवाइज करना, और जो भी अगर डाउट आता है आपको वीडियो लेक्चर में, तो उसको हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में तो श्योर शॉर्ट कवर आउट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जितना स्टडी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, टेक केयर।